हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो लेसन था 1 उसको ही देख रहे हैं। यहाँ पर अध्याय 1 में पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हमने कुछ जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर करेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से प्राचीन पाठों का अध्ययन। तो इस वाले पॉइंट को आज हम यहाँ पर पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। रीडिंग एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि सभी पाठ्यक्रम जो है कृतियों का संबंध उनके अपने विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ से होता है। अब ये ऐतिहासिक संदर्भ क्या है आगे यहाँ पर देख लेते हैं। इस विशेष संदर्भ में ही इनका सृजन होता है अथवा इनका प्रचार प्रसार होता है। सामान्यतः कोई भी प्राचीन कृति अपने समय के सामाजिक परिवेश को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित नहीं करती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी प्राचीन कृति हो, कृति मतलब कोई भी टेक्स्ट हो लिखित रूप से, तो वो पूर्ण रूप से 100% जो है वो अपने परिवेश को प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से क्या है प्रतिबंधित नहीं करती। मतलब डायरेक्ट क्या सीधे सीधे तौर पर वो नहीं बताती कि हमारे जिस समय मुझे लिखा गया है उस समय क्या है ये वाली चीज़ें थी, तो वो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बताती है। आगे है उसमें अतीत का एक जटिल प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो उसमें कुछ जटिलताएं होती हैं। क्या जटिलताएं हैं यहाँ पर? ऐसी रचनाओं में से ऐतिहासिक अनुमानों को सावधानी पूर्वक संश्लेषण करना इतिहासकार का दायित्व होता है। अब यहाँ पर ये जो जटिल शब्द है, यहाँ पर इतिहासकार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक उन जो टेक्स्ट हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रतिबंधित नहीं हो रहे हैं उस समाज से, तो हिस्टोरियन क्या करेगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक से उनका संश्लेषण करेगा। मतलब उस चीज़ों को तोड़ते हुए संश्लेषण करेगा। और ये काम कौन करता है? तो हिस्टोरियन करता है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन जो है धार्मिक साहित्य सो उच्चारण पाठ के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राचीन साहित्य है हमारा, तो वह उस समय जो है धार्मिक साहित्य पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये इतिहासकार का दिमाग बिल्कुल से बहुत ही सावधानी पूर्वक से उस चीज़ को निकाले जिस चीज़ की आज वर्तमान में ज़रूरत है, ना कि उस समय की। उस समय तो क्या धार्मिक साहित्य का बहुत अच्छे से उच्चारण कर दिया उस टेक्स्ट ने, तो हमें ज्यों का त्यों बिल्कुल भी नहीं, उस चीज़ को समझते हुए संश्लेषण करते हुए ही इतिहासकार क्या है उस चीज़ में से वो सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए अपने रिसर्च में ऐड करने वाला है। उनका वाचन श्रवण के अतिरिक्त कर्मकांडीय उपयोग था। ये सारी चीज़ें भी देखना है कि सिर्फ ये उच्चारण वाला है या फिर सुनने वाला है, पढ़ने और सुनने वाला है, या फिर उसका और भी उपयोग था। तो हर डायरेक्शन में क्या है इतिहासकार उसका देखेगा क्या क्या उपयोग था। और मौखिक परंपरा के माध्यम से, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मौखिक परंपरा के माध्यम से मतलब एक चीज़ जो कहते हुए सुनते हुए बहुत साल हो गए हैं, तो वो क्या है एक मौखिक परंपरा हो गई। जैसे अपने पिता ने कुछ बातें अपने टाइम जो घटित बचपन की अपने बेटे को बताई, फिर वही बेटा जो है जो पिता की बताई हुई चीज़ें क्या है वो अपने ही बेटे को बता के फिर वो जो बातें हैं वही क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती हैं। तो इसी परंपरा को क्या कहेंगे? मौखिक परंपरा। तो उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या कर देते हैं, हस्तांतरित किया जाता है। वस्तुतः ऐसी परंपरा तब भी बनी रही जब लिखित पांडुलिपि उपलब्ध होने लगी थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या जब से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया तो जो मौखिक परंपरा है वो समाप्त हो गई? तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि पॉटरी, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि एंशियंट काल में जब तांबा आया तो क्या मिट्टी के बर्तन सारे खत्म हो गए? तो बिल्कुल नहीं, मिट्टी के बर्तन भी चलते रहे, तांबे के बर्तन भी चलने लग गए। तो उसी तरह क्या है जो हमारी मौखिक परंपरा वर्षों से चली आ रही थी वो भी चलती आ रही है, और साथ ही साथ हमारे जो टेक्स्ट
टेक्स्ट है मतलब लिखित रूप में भी प्रचलन होने लग गए। आगे है, ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है, किंतु ऐसा करते समय कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह किस तिथि में लिखे गए हैं उसका ध्यान रखना है, किसने लिखे गए हैं उसकी पहचान करना, क्योंकि अधिकांश प्राचीन रचनाओं का काल उसकी उपलब्ध पांडुलिपियों से कहीं अधिक पुराना होता है और अपने आप में उसका एक पृथक जीवन व्रत भी होता है। इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है कि जब पांडुलिपि को हम पढ़ें तो उसमें हमें देखना है कि किस काल की है, मतलब किस काल में लिखी गई है और लिखने वाला व्यक्ति कौन है उसकी पहचान करना। साथ ही अधिकांश प्राचीन काल की रचनाओं में उनकी उपलब्ध पांडुलिपियों से भी अधिक पुरानी क्या होती हैं, वो लिखित बातें होती हैं, उनका भी हमें क्या है ध्यान रखना है। आगे है, समय के साथ उसमें विकास और बदलाव किस प्रकार से आए हैं, मतलब जिस समय वो लिखी गई है वही चीज़ें लिखी गई है या फिर बदलाव करके लिखा गया है, ये भी हमें देखना है। आगे है, विकास और परिवर्तन की यह प्रक्रिया कई बार सैकड़ों वर्षों तक चलती है, तब कहीं जाकर उनको अपेक्षाकृत स्थायी रूप दिया जाता है तथा वे अपना अंतिम स्वरूप ग्रहण कर पाती हैं। किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को ऐतिहासिक सूचना के रूप में उसी काल के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है जिस काल में उसकी रचना की गई है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाठ्यात्मक स्रोत जो है ऐतिहासिक सूचना के रूप में उसी स्रोत के रूप में देखा जा सकता है जिस काल में उसकी रचना की गई है, किंतु यदि रचना की अवधि बहुत लंबी है, जैसे कि 400 सालों तक कोई टेक्स्ट लिखा गया है या 500 सालों तक वो लिखा, मतलब उसमें बहुत सारे लेखक रहे होंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया है और फिर क्या है बाद में हमें वो प्राप्त होती है। तो ये इन सबको भी देखना है कि कौन से जैसे अध्याय नंबर 1 किसी और ने लिखा, फिर 100 साल बाद अध्याय नंबर 2 लिखा गया, तो इन सब चीज़ों का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे है, किंतु यदि रचना की अवधि बहुत लंबी हो तो उसमें अंतर्निहित तिथि क्रम के विभिन्न परतों को तथा उसके बाद जुड़े घटकों को चिन्हित करना आवश्यक है। ऐसा करना बहुत कठिन है क्योंकि इसके लिए रचना की भाषा शैली और विषय वस्तु का गहन क्या होना चाहिए, विश्लेषण करना संभव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पाठ्यात्मक स्रोतों का गहन अन्वेषण के बाद एक आलोचनात्मक प्रकाशन अत्यंत संभव हो पाता है, जिन्हें हम आलोचनात्मक संस्करण या क्रिटिकल एडिशन की संज्ञा देते हैं। ऐसे आलोचनात्मक संस्करणों के साथ कुछ सहायक उपस्कर भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें क्रिटिकल एपरेटस कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकल एपरेटस क्या है, तो ये यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी ली गई है उसका अर्थ ये है कि आलोचनात्मक संस्करणों के साथ कुछ सहायक, मतलब जो संस्करण या जो कृति हमने ली है उसके साथ साथ और कौन सी उपकृतियाँ, मतलब उसी से रिलेटेड और कौन से टेक्स्ट हैं जो बाद में या उस समय लिखे गए हैं समझने के लिए, उनको भी हमें देखना है। तो इस सभी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एपरेटस कहते हैं। इन आलोचनात्मक संस्करण को रचना की सभी उपलब्ध पांडुलिपियों का अन्वेषण करने के पश्चात जो मूल पाठ्य की पहचान संभव हो सकती है, इसके साथ उपलब्ध ग्रंथ के विषयक सहायक उपस्करण पांडुलिपियों में विद्यमान तथ्यों के अतिरिक्त टीकाकारों द्वारा व्याख्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। बहुत सी पांडुलिपियों के कोई एक रचयिता नहीं होते, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे कोई एक पांडुलिपि है तो 1 साल या फिर 100 साल एक ही मतलब 100 सालों में कितनी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, कम से कम 2, 3, 4 के लगभग क्या है पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो इन सबको ध्यान रखना है कि जो 100 सालों में कितने टीकाकार रहे हैं और फिर उसके बाद कितने रहे हैं, तो समय का भी हमें बहुत ध्यान रखना है और उस समय में कौन से रचनाकार रहे होंगे, क्योंकि रचनाकार का जिस प्रकार से माइंड होगा उसी के अनुसार क्या है वो लेखन करेगा। आगे है,
बहुत। अब यहाँ पर बल्कि उनके अनेक लेखकों के भिन्न भिन्न योगदान की संभावना रहती है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया है जिसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से जो है लेखन हुआ है। अब मान लीजिए वेद का देखते हैं तो वेद जो है 2000 ईसा पूर्व से लिखे गए हैं 500 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर कितने लेखक रहे होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है कि किस प्रकार से जो टेक्स्ट हैं वो लिखे गए हैं कितने सालों में, और इसका जो लेखक हैं वो कोई भी एक व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान देकर उस चीज़ को लिखा होगा। जब बहुत सारे सम्मिलित होंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर वेदांग का भी दिया है, महाभारत का भी दिया है, और स्मृतियाँ त्रिपिटक भी दिए हैं, धर्मसूत्र भी दिए हैं, रामायण, पुराण, जैन साहित्य, संगम, तिरुकुलर। तो यहाँ पर एक डायग्राम जो है समझाने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार से जो पाठ्यात्मक चीज़ें हैं उसका किस प्रकार से लेखन हुआ होगा। आगे देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन पाठों का रचना काल। तो यहाँ पर रचना काल दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो बार बार है सा और फिर डॉट, तो यहाँ पर क्या है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो है समय है, और यहाँ पर जो है सामान्य संवत मतलब वर्तमान से पूर्व। तो यहाँ पर एडी लिखेंगे और यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट तो बीसी यहाँ पर डेट लिखी जाएगी BCE, और यहाँ पर CE। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि बार बार हमें हिंदी की बुक है तो ये वाला चीज़ जो है हमें बार बार मिलेगा, तो हमें इन सबको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक पांडुलिपि दी गई है, इसको हम अलग उसमें करेंगे, बाकी इसका जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर और बातें बताई गई हैं, तो इसमें देखते हैं। यद्यपि इसमें से कोई ग्रंथों के रचनाकार या संकलनकर्ता अज्ञात हैं, फिर भी उनकी पाठ्य भूमि, उनके दृष्टिकोण तथा उनके लेखन में प्रतिबंधित पूर्वाग्रहों जैसे यथा वर्ग, धर्म और लिंग को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है। उनके अतिरिक्त पाठ्यात्मक स्रोतों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जैसे कि उनकी रचना किस भौगोलिक क्षेत्र में हुई है, किस भौगोलिक क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार हुआ है, उनका प्रचार प्रसार किसके माध्यम से हुआ तथा किस प्रकार किया गया, किस पाठक वर्ग के लिए उनका सृजन अथवा प्रचार प्रसार किया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन उठाए गए हैं कि हमें ये भी पता करने का हमें प्रयास करना चाहिए उस समय विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में उस रचना का क्या महत्व था। तो जब हम भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ें तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। आगे है, इस प्रकार किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का तात्पर्य मात्र यह नहीं हो सकता कि उसमें विद्यमान स्वप्रमाणित साक्ष्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जा सके, बल्कि उस स्रोत में उपस्थित सूचनाओं की संपूर्ण पाठ्यभूमि को समझना भी उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए किसी काव्य अथवा नाट्य के विश्लेषण के लिए उसके रचनाकार से जुड़ी पाठ्यात्मक बारीकियों तथा रचनाकार की कल्पनाशील की क्षमता भी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसे ग्रंथों का केवल सैद्धांतिक पक्ष होता है तथा वे अपने काल के व्याख्यात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में मिथकों तथा किंवदंतियों के समावेश की भी प्रबल संभावना रहती है। इनका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास में किया जा सकता है, किंतु दोनों के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पाठ्यात्मक स्रोतों का वर्गीकरण, भाषा शैली और विषय वस्तु, इसको हम क्या है एक अलग उसमें करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे जो वीडियो हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।